बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। देश भर में मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति ने संविधान को बताया देश का सबसे पवित्र ग्रंथ। जारी किया विशेष सिक्का और डाक टिकट। पीएम मोदी ने कहा संविधान हमारा मार्गदर्शक। त्वरित न्याय के लिए नई न्याय संहिता की गई लागू। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारी रोष। ढाका से कोलकाता तक प्रदर्शन। भारत ने जताई गहरी चिंता, कहा सुनिश्चित हो हिंदुओं की सुरक्षा। राहुल गांधी की नागरिकता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 19 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई। याचिकाकर्ता का दावा राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता। मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच एनआईए के पास। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा जल्द से जल्द अपराधियों को लाया जाएगा सामने। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर प्रदर्शन हुआ हिंसक। प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी समेत कई की मौत। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संविधान दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों की धूम रही। मुख्य कार्यक्रम संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। संविधान के 75 वर्ष का उत्सव सुप्रीम कोर्ट में भी मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में शिरकत की और उपस्थित गणमान्य हस्तियों को संबोधित किया। पीएम ने भारतीय न्यायपालिका पर वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि देश के सामने जब भी कोई चुनौती आई, उसका सामना करने के लिए संविधान ने मार्ग दिखाया है। पीएम ने आपातकाल जैसी चुनौती भरे समय का सामना करने में संविधान से मिले मार्गदर्शन का जिक्र किया। संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए पीएम ने कहा कि हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया।
संविधान दिवस समारोह में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों को रेखांकित करने के साथ साथ अदालती कामकाज में हो रही प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से मिले सहयोग पर आभार जताया। We must also thank the Government of India, which had approved rupees 7,200 crores for phase 3 of the e-court project, ensuring that the judiciary is equipped to perform its core functions. Real-time transcription and speech-to-text tools by the Supreme Court and now by some of the district courts attempt to address the issue of truth deficit, improving justice delivery. देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान दिवस के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर लोगों ने जहां संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि दी, वहीं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, नागालैंड यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान दिवस के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों ने बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भाग लिया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में संविधान दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में संविधान दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित समारोह में संविधान की उद्देशिका का पाठन कराया और संविधान निर्माताओं को नमन किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोक सेवा भवन में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही गुवाहाटी के उच्च न्यायालय में भी संविधान दिवस मनाया गया। इसके अलावा असम के हैलाकांडी, तेजपुर और दक्षिण सलमारा मनकाचर में भी संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संविधान दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जबकि संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित संविधान दिवस समारोह को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संबोधित किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संविधान दिवस पर राज्य का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने लंदन स्थित अंबेडकर भवन में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। उड़ीसा में संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पदयात्रा भी आयोजित की गई। राजस्थान में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के नेतृत्व में भव्य पदयात्रा निकाली गई। कर्नाटक के विधानसौधा में भी संविधान दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और अन्य लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। संविधान दिवस समारोह के तहत लक्षद्वीप में प्रशासन के तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रम और पदयात्रा का आयोजन किया गया। लद्दाख में भी बड़े उत्साह के साथ संविधान दिवस मनाया गया। लेह के नेहरू युवा केंद्र में विशेष समारोह आयोजित किया गया। इसी तरह कारगिल में परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया। देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कोहिमा में भी JNV परिसर में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें युवा संसाधन एवं खेल सचिव एंथनी निगुली विशेष अतिथि थे। मिजोरम विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के कॉन्फ्रेंस हॉल में संविधान दिवस समारोह आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाया गया। NDA सहित तमाम दलों के सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने इस आयोजन की महत्ता पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से खास बातचीत की। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। मैम, आज संविधान दिवस है, किस तरीके से इस संविधान दिवस को आप देखती हैं? संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले सभी को शुभकामना। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये संविधान दिवस की शुरुआत हुई। पहले संविधान दिवस करके कोई इसके पहले सरकार थी नहीं मनाती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो हमारा संविधान रहा, संविधान
सभा में जितने सारे लोग रहे, निश्चित रूप से उनको हम श्रद्धांजलि उनको देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज इस संविधान सभा के माध्यम से ये हमारे लिए गर्व की बात है और देश के लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि ये हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण को लेकर के भ्रम पैदा करने की कोशिश की, उसको आप कैसे देखती है? देखिए, ये उनका हमेशा से ये काम ही रहा है कि लोगों को गुमराह करना, और ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बट लोगों को पता है कि आज चाहे जिस तरह से संविधान को लेकर और इसमें एससी हो, एसटी हो, हर वर्ग के लोगों को जिस तरह से जो सम्मान और जो अधिकार उनका है, जो और ओबीसी को भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिया है, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। और अगर वो परत दर परत खुले तो ये उनका सच्चाई भी सामने आ जाएगा। तो देश की जनता को ये पता है कि ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लोग इसको नहीं मानते। एक बार तो थोड़ी उनके बात में शायद आ भी गए, लेकिन आने वाले समय में आप देख रहे होंगे जिस तरह से चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, लोगों को कहीं न कहीं यह आभास हुआ कि शायद हमसे कुछ गलती हुई है। तो लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोग आज साथ है, लोगों को विश्वास भरोसा मोदी जी पर है। तो ये थी अन्नपूर्णा देवी, जिनका मानना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा में जिन लोगों ने भारत का संविधान बनाया, उस पर इस देश को नाज है, हर नागरिक को नाज है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अफवाह फैलाया पिछले लोकसभा चुनाव में, खासकर संविधान और आरक्षण को लेकर, वो बात अब जनता को पता चल गया है, वो सच्चाई अब जनता को पता चल गया है। कैमरामैन विक्की के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। 75वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद मामले पर हिंदी में प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने हिंदी में संविधान की शिक्षा के लिए एक विशेष पोर्टल का भी उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की दूरदर्शिता ही थी जिसकी वजह से हमारे संविधान में पहले समानता को रखा गया, क्योंकि समानता से ही भाईचारा बढ़ता है। अगर हमारे समाज में इतनी असमानता रही और हमने समानता नहीं लाए हम समाज में, तो हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए पहले आप इक्वलिटी लो, और बाबा साहब के कारण ही पहले इक्वलिटी आई है। इसलिए हमारे लिए इक्वलिटी भी इतनी ही महत्वपूर्ण है, लिबर्टी भी महत्वपूर्ण है, लिबर्टी को हमें सुरक्षित रखना है, लेकिन फ्रेटर्निटी, ये शब्द को भी पायलटिंग बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मणि ने कहा कि वैश्विक और आंतरिक चुनौतियों से निपटने में हमारी विधायिका और न्यायपालिका को संविधान के लचीलेपन से शक्ति मिलती है। The global challenges are immense. The domestic challenges are equally immense. In this part, if the Constitution has proved to be a resilient document, I suppose it's because we, the people of India, has made it resilient. We, the people of India, and the holy alliance between we, the people of India, the institutions of governance, and the institution of judiciary. This holy alliance is an important alliance. And therefore, I suppose every year, year after year, as long as we have the strength of mind and heart to be part of a celebration, we will assemble wherever one can and celebrate the Constitution because it's part of our heart and mind. राजस्थान की राजधानी जयपुर में संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए अनूठा प्रयोग किया गया है। राज्य के करीब सभी सरकारी विश्वविद्यालय में संविधान पार्क बनवाए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को संविधान के बारे में जानकारी हो सके। इस पहल से अब छात्रों के लिए संविधान को समझना बेहद सरल और आसान हो गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी संविधान पार्क बनाया गया है। इस पार्क में 75 फुट ऊंचा एक संविधान स्तंभ बनाया गया है जिस पर मूल कर्तव्यों की पूरी जानकारी लिखी गई है। संविधान भारत देश की मूल भावना है। आज पूरा देश जिस पे चल रहा है, जिस भावना पे टिका हुआ है, वो संविधान पे टिका हुआ है। किसी को न्याय चाहिए तो संविधान सबसे पहले है। उसके अलावा राजस्थान सरकार
और राजस्थान विश्वविद्यालय ने संविधान पार्क बनाने की जो मुहिम चलाई, उससे हमें बेहद खुशी होती है कि संविधान को बहुत अच्छे से जानने की और बखूबी देखने का हमें मौका मिलता है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बहुउपयोगी है ही, उसके अलावा समाज के अंदर जो लोग हैं संविधान को अच्छे से नहीं जान पाते, वह छायाचित्र देख के जो संविधान के सौंदर्यीकरण हो रखा है उसको देख के संविधान की मूल भावनाओं से अच्छे से जुड़ सकते। आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारे संविधान के लिए, तो हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। और साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान का, जहाँ 30,000 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। तो संविधान पार्क जब बना था तो स्टूडेंट्स और जो भी फैकल्टी उसमें हर्ष का विषय भी था, क्योंकि इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हुए, ड्यूटीज़ हुए, सबके फैक्ट्स हैं और उनके फ़ोटोज़ हैं। अच्छा हुआ यहाँ बना, और भी जगह बनना चाहिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और एक अपन पढ़ नहीं पाते तो देख के एक मोटिवेशन होता है, तो उसके बारे में अपन ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हर कोई स्टूडेंट संविधान को, जो अदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का होगा तो भी वो संविधान को पढ़ेगा इसको देख के। संविधान दिवस के पीछे कारण ये है कि जो व्यक्तियों को नागरिक अधिकार मिले, लोकतांत्रिक नागरिक अधिकार मिले, उनको प्रोत्साहन मिले। संविधान दिवस के अवसर पर सांसदों ने बाबा साहेब और संविधान सभा के सदस्यों का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हमारे संवाददाता कुमार आलोक से बात करते हुए कहा कि आज भारत अगर विश्व में श्रेष्ठतम लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है तो उसकी जड़ में भारत का संविधान है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। अनुप्रिया पटेल जी, आज संविधान दिवस मनाया गया और विभिन्न भाषाओं में इसकी प्रतियां जारी की गई। सबसे पहले तो भारत के हर नागरिक को आज इस पवित्र अवसर पर, ऐतिहासिक दिन पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। हमारी संविधान सभा ने आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। और ये संविधान की ही देन है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र बना हुआ है और निरंतर 140 करोड़ भारतीयों के उन्नति के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए दिशा दिखाने का काम भी कर रहा है। आज के दिन मैं उन सभी संविधान निर्माताओं को और प्रत्येक व्यक्ति को जो संविधान सभा का सदस्य था, जिसने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया, और अन्य भी जो हमारे कर्मी थे जिन्होंने इसमें अपनी एक भूमिका नेपथ्य में रहकर निभाई, उनको भी स्मरण करके उनको भी आभार व्यक्त करने का, उनके प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करने का दिन है। मैम, बाबा साहब अम्बेडकर को आज के इस पवित्र दिन पर कैसे याद करती है आप? हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसमें करोड़ों करोड़ भारतीय नागरिकों के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा की गई, ये अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र है तो ये उसी संविधान की देन है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें सौंपा है और हम कृतज्ञतापूर्वक उनको नमन करते हैं। तो ये थी अनुप्रिया पटेल जी, जिनका मानना है कि बाबा साहब और जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि आज करोड़ों भारतीयों का आत्मसम्मान, अधिकार और उसकी रक्षा संविधान कर रहा है। कैमरामैन विक्की के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इतना घमंड है कि राष्ट्रपति जी का अभिवादन तक नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जनजातीय समाज से आती हैं, महिला हैं और राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार। कैसी घटिया मानसिकता है ये। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संविधान दिवस पर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इस दिन को नहीं मनाया गया, जब बीजेपी सत्ता में आई तो इतने बड़े दिन को मनाने की शुरुआत हुई। 26 नवंबर संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं शुरू हुआ। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब यह शुरू हुआ और आज तो अमृतकाल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने संभल में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथ
से अब मुस्लिम और यादव भी खिसक रहे हैं, इसलिए अब पार्टी ऐसे आरोप लगा रही है। जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। अगर मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी। कोई डेलीगेशन जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं हो। प्रशासन स्थिति को देख करके निर्णय लेगा। श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी है कि उनसे मुस्लिम भी खिसक रहा है, यादव भी खिसक रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा को बीजेपी सांसद बृजलाल ने एक पूर्व नियोजित साजिश बताया है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा से खास बातचीत में उन्होंने सपा के सांसद के भी हिंसा में शामिल होने की बात कही। उनका कहना है कि कुंदरकी में हुई हार से अखिलेश यादव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है, जिसकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजलाल जी हमारे साथ हैं। सर, संभल में जो कुछ हुआ उस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ऐसा है, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो विरोधी पार्टियां हैं उनका तो काम ही ये है, पहले दंगा कराएंगे फिर फर्जी नैरेटिव करेंगे। वहाँ जो कुछ हुआ वो सब देखा, पूरा देश देख रहा है। वहाँ पर किस तरह से पथराव हो रहा है, किस तरह से गोलियाँ चलाई जा रही हैं। 20 से ज़्यादा पुलिस जन घायल हुए हैं, डीएसपी को गोली लगी है और हर किस्म के हथियारों का प्रयोग हुआ है। तो ये जो एक सुनियोजित और उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अवश्य इन्वॉल्व है, उनके सांसद इन्वॉल्व हैं जिनको नामजद किया गया है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मौत हुई है वो पुलिस की गोली से नहीं हुई, ऐसा शुरुआती जांच में लगता है। वो कुछ भड़काने वाले लोग थे। बिल्कुल शुरुआती जांच में ही लग रहा है कि ऐसा नहीं, क्योंकि वो हथियार पुलिस प्रयोग नहीं करती और मैंने खुद फुटेज देखा है जो पुलिस की फायरिंग हो रही, जो पिस्टल से फायर हो रहा है। पिस्टल फायर और क्राउड इतनी दूर है कि पिस्टल की गोली वहां जा ही नहीं सकती। अचानक क्यों ये दंगा भड़का और ये स्थिति क्यों आई? क्या ये जो चुनाव के नतीजे हैं उससे आप जोड़ के देख रहे हैं? बिल्कुल, चुनाव में अखिलेश की बौखलाहट है। कुंदरकी जहां 60% मुसलमान हों, उन लोगों ने मैं उनकी तारीफ करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और सबसे अधिक सीटों से जीता। अखिलेश यादव के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है, जो अपने को अब तक मुसलमानों के वोट का ठेकेदार समझते थे। इसलिए एक साजिश के तहत इन्होंने किया और अब अखिलेश यादव जी फर्जी नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि ये पुलिस और प्रशासन का काम है। बहुत धन्यवाद। बृजलाल बीजेपी सांसद हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। उनका कहना है कि जो राजनीति हो रही है बिल्कुल गलत है और अखिलेश यादव इस तरह के मिथ्या आरोप लगाते रहे हैं, जबकि जो शुरुआती जांच है उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो मौत हुई है वो ऐसा लगता है कि पुलिस की गोली से नहीं हुई है और वहाँ जो स्थिति बनी, कुछ लोगों ने इसे भड़काने का काम किया, दंगा वहाँ पर भड़काने का काम किया है। कैमरामैन अनिकेत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में कई जगहों पर तनाव का माहौल बना हुआ है। सनातन हिंदू समाज के प्रतिनिधियों द्वारा कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चिन्मय प्रभु की शीघ्र रिहाई की मांग करते हुए बांग्लादेश सरकार को कड़ी चेतावनी दी। साथ ही इस घटना के विरोध में विधानसभा के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन किया। इसके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, जो वीडियो आया है, बहुत पेनफुल वीडियो। ढूंढ ढूंढ के सब हिंदू को ऊपर पीटा। नॉट ओनली द पुलिस आर्मी, जामात का लोग भी हिंदू के ऊपर आक्रमण किया। कम से कम 1000 से ज़्यादा इंजर्ड और कुछ का मौत होने का भी समाचार मिल रहा है। पूरा प्रदेश का सनातनी को मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सड़क में आइए। आपको डेमोक्रेटिक वे से पीसफुल तरीके से आवाज़ उठाना चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद बवाल मचा हुआ है। तमाम हिंदू चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन हैरानी की बात है इन प्रदर्शनकारियों पर भी हमले किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। भारत ने बांग्लादेश से हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले भी यूनुस प्रशासन की प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला इस्कॉन के चिन्मय कृष्णन दास का है, जिन्हें सोमवार को पुलिस ने ढाका हवाई अड्डे से उठा लिया।
भारत ने चिन्मय कृष्णन की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद घटी है। पहले भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के लिए अधिकार मांगने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। चिन्मय कृष्ण दास को मंगलवार को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल 31 अक्टूबर को चटगांव में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकार की मांग को लेकर आयोजित रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार करते हुए रैली में शामिल होने की वजह से निशाना बनाए जाने की बात कही है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भाजी हैं। वहीं बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 50 लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच इस्कॉन ने भी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है और उन पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और अपमानजनक बताया है। उन्होंने भारत सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। बहरहाल इन घटनाओं ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कट्टरपंथी समूहों के हिंसक रवैये और यूनुस प्रशासन की निष्क्रियता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण एवं क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उच्च स्तरीय समिति ने 15 राज्यों में 1000 करोड़ रुपए की कुल लागत से राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी है। समिति ने उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए 378 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपए, कर्नाटक के लिए 72 करोड़ रुपए, केरल के लिए 72 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के लिए 50 करोड़ और पश्चिम बंगाल के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए। उच्च स्तरीय समिति ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली एक अन्य परियोजना को भी मंजूरी दी है। इससे पहले समिति ने एनडीएमएफ से 7 शहरों में 3075.65 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं और 4 राज्यों में 150 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली GLOF जोखिम प्रबंधन को मंजूरी दी थी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस वर्ष राज्यों को 21,476 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। दिल्ली के राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड NAFSCOB के हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ग्रामीण सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय बैठक का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में अमित शाह ने सहकारी बैंकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सहकारी बैंकों ने कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकने का काम किया है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस की चिंता की है। साथ साथ सामूहिक खेती हो, जल प्रबंधन हो, किसानों को खेती के लिए उपयोग में लाने वाली सारी सामग्री हो और व्यक्तिगत काम से लेकर गांव को मजबूत करने के हर काम में प्राण पूरने का काम हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स ने करा है, जिसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने आधार दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता के भाव को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि सहकारिता का भाव यानी सबका कल्याण और मुनाफे का बराबर वितरण कर पारदर्शिता को बढ़ाना है।
गांव की हर समस्या पैक्स की समस्या होनी चाहिए, जिले की हर समस्या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की होनी चाहिए और राज्य की हर समस्या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की होनी चाहिए। एक कोऑपरेटिव का भाव जो है, सहकारिता का भाव है सबकी सहभागिता, सबका कल्याण और मुनाफे का समान वितरण। ये तीनों संस्कार को अगर हमारी पैक्स या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक छोड़ देते हैं तो मैं नहीं मानता हम कितने भी मुनाफा कर लेंगे हमारे उद्देश्य में सफल होंगे। हमारे उद्देश्य में सफल होना है तो सहकारिता के भाव का फाउंडेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। सहकारिता के शीर्ष संगठन आईसीए के 130 साल के इतिहास में इस बार पहली बार आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आईसीए महासभा का आयोजन भारत में किया गया है। इस वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किया था, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन का विषय है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है, जो भारत सरकार के सहकार से समृद्धि से प्रेरित है, जिसमें 100 से अधिक देशों के लगभग 3000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आईसीए महासभा के भारत में आयोजन की सराहना की। So we were talking about the World Cup. You know, India is the world champion on cooperatives. If there has to be one World Cup winner on cooperatives, it's India. There are 3 million cooperatives in the world. India alone hosts more than 25% of those, 800,000 cooperatives. And with a whopping 290 million members, India is by far the leading country when it comes to the growth of the sector, the values of the sector. It must be a wonderful opportunity for your national movement, for every cooperator in India, but also for every citizen in India, because the ICA is actually one of the biggest, if not the biggest, non-government organization and one of the oldest, established in 1895. So any symposium of such scale being hosted in India is an occasion for every Indian, and especially cooperator, to be proud. It is the first time that the ICA comes to India, and it's also the first time that I come to India. It is fantastic. I'm very enthusiastic about all the people here gathering, about the cooperatives, but also very enthusiastic for the Indian people I've met. Everyone is smiling, and more than everything, we share the same value about solidarity and the purpose to help the people. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले दशक में भारतीय रेलवे ने पारदर्शी तरीके से 5 लाख कर्मचारियों की भर्ती की है, जो इससे पहले के दशक की तुलना में अधिक है। ये बयान उन्होंने नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय SC/ST रेलवे कर्मचारी सम्मेलन में कही। रेल मंत्री ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच रेलवे में कुल 4.4 लाख कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, जबकि पिछले दशक में ये संख्या 5 लाख तक पहुंची। उन्होंने भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार वार्षिक भर्ती कैलेंडर शुरू किए जाने की बात भी की, जो कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। रेल मंत्री ने रेलवे में सुधारों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें विशेष और सामान्य डिब्बों का उत्पादन शामिल है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 12,000 सामान्य कोचों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की सुविधाओं में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उसमें प्रयागराज इरादतगंज मानिकपुर की तीसरी लाइन का 84 किलोमीटर निर्माण भी शामिल है। इसका मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर करना, यात्रा को आसान बनाना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, तेल आयात को कम करना और CO2 उत्सर्जन को कम करना है। परियोजनाओं से खंडों की मौजूदा लाइन क्षमता में वृद्धि होगी और परिवहन नेटवर्क को बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा। इससे सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला और त्वरित आर्थिक विकास होगा। तीनों परियोजनाओं की लागत 7,927 करोड़ रुपए है और इन्हें 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। निर्माण अवधि के दौरान लगभग 1 लाख मानव दिनों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी NCR शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि तीसरी लाइन की मंजूरी मिलने से किसानों और व्यापारियों को लाभ होगा।
से प्रयागराज के बीच में जो 84 रूट किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि अभी डबल लाइन है, वो थर्ड लाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। उसमें एक तीसरी लाइन आएगी और ये एक तरह से देखा जाए तो जो प्रयागराज से मुंबई का पूरा रूट है उसमें एक एडिशनल लाइन को बढ़ाने का काम है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो ऑलरेडी मुंबई के रूट है जहां पे थर्ड लाइन सैंक्शन थी, वहां पे भी इसमें 2 और प्रोजेक्ट फोर्थ लाइन के भी इसी के साथ सैंक्शन किए गए हैं। तो ये एक तरह से हमारा जो प्रयागराज से मुंबई की कनेक्टिविटी है उसको और स्मूथ करेगा। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ये ई गवर्नेंस पहल डिजिटल पैन 10 सेवाओं के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पूर्व एमडी संजीव मेहता ने इस परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि इस पैन से धोखाधड़ी में कमी आएगी। इसको मर्ज करने से एक ये हो जाएगा, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। नया पैन नए सिस्टम के हिसाब से ये हो जाएगा, जैसे आधार है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर यू, this will become a single source of truth for your any income tax related data. Plus from fintech plus banking ecosystem के पर्सपेक्टिव से अगर ये पैन वेरिफिकेशन KYC के लिए बहुत यूज़ होता है, तो यहाँ लीगल फ्रेमवर्क में बहुत यूज़ होता है, तो आपको जब भी चेक करना है कि ये पैन आपका ऑथेंटिक है या नहीं है, इकोसिस्टम पार्टनर्स के लिए एक सिंगल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके उसको चलाना बहुत बेटर रहेगा। पैन 2.0 प्रोजेक्ट पर वकील डॉक्टर विमल जोशी ने कहा है कि ये परियोजना डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। ये जो बैंक में जो फेक डॉक्यूमेंट लगा देते थे, बैंक में फर्जीवाड़ा होता था, उसकी वजह से लिटिगेशन इतना स्टार्ट हो जाता था। अब लिटिगेशन कम होंगे, एक आम आदमी के साथ फ्रॉड नहीं होगा। पहले पैन नंबर के नाम से कितने फ्रॉड हो जाते थे, वो इजीली पॉसिबल नहीं होगा। अब पैन कार्ड की वजह से जो फ्रॉड हो रहा था वो बंद हो जाएगा। एक आम लोगों को पैसा, जैसे मेरे अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, पैसा कोई दूसरा आदमी यूज़ कर सकता है, वो सब बंद हो जाएगा, फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा कम्प्लीटली, और कोर्ट कचहरी में मैटर्स में काफ़ी आराम मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में पैन 2.0 प्रोजेक्ट पर मंजूरी मिली। CII राष्ट्रीय ICTE समिति के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। Any move that is digitizing, that is making us paperless, and also ensuring the security of our information is most welcomed by the industry. And what is even more heartening is that we are trying to do this with Indian resources, Indian talent within our country. So we are all for it. दिल्ली में CII के एक कार्यक्रम में DPIIT के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने कहा कि देश IT हार्डवेयर उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश IT क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जो देश के इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। Honorable Prime Minister would chair and 2 days affair at Delhi, where all the states would be there. The primary focus of this conference would be how to take the manufacturing and the entire ecosystem to tier 2 and tier 3 cities. And what is already happening in your sector also, especially in southern states and western states, that they have now moved beyond the state capitals to the district level. So, okay, forget about other sectors, maybe electronics also and component maybe can take this lead and take the entire initiative forward, moving from capital cities and the state government to the tier 2, tier 3 cities, which is already happening. And I think post-COVID and during COVID also we saw lots of people came and started working, especially in your sector, from relatively smaller places. मंगलवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 की मध्य वार्षिक समीक्षा आयोजित की गई। अर्थशास्त्रियों के पैनल ने प्रमुख आर्थिक संकेतकों और आंकड़ों पर विचार विमर्श किया। अर्थशास्त्री राजेश्वरी सेन गुप्ता ने कहा, वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7% की वृद्धि दर देखने को मिल सकती है। क्षेत्रीय संघर्षों से लेकर अमेरिका में नए ट्रंप प्रशासन तक कई बाहरी कारक भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकते हैं।
The Indian economy was growing at a reasonably impressive pace in the post-COVID period, but recent times it seems the economy is slowing down a bit because there is a demand slowdown. So my pessimism would be that there is a demand problem in the economy, particularly with consumption and investment demand slowing down. The optimism would be that India has actually weathered the external vulnerabilities much better, so we are probably better poised to deal with external challenges coming forward. Agriculture has been doing much better because over the last 1 year or so we have had very good monsoons, so agriculture is picking up. Services sector, it's slowing down a little bit, but by and large it is the best performing sector in the economy. It also contributes 50% of GDP. Manufacturing, however, is the concern because that's slowing down. केंद्र सरकार की PLI स्कीम के चलते देश में आईफोन के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के शुरुआती 7 महीनों के दौरान ही देश में $10 अरब के आईफोन का प्रोडक्शन हुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरान करीब $7 अरब के आईफोन का निर्यात किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ये स्मार्टफोन PLI योजना के लिए 7 महीनों में एक और मील का पत्थर है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में कुल $14 अरब के आईफोन का प्रोडक्शन हुआ। इसमें से $10 अरब से अधिक के आईफोन का निर्यात किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि एप्पल इकोसिस्टम ने पिछले 4 वर्षों में 1,75,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इसमें 72% से अधिक रोजगार महिलाओं को मिला है। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक कैलिफोर्निया स्थित टेक दिग्गज ने चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में भारत से 60,000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $7 अरब के आईफोन का निर्यात किया है। अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में कंपनी ने हर महीने करीब 8,450 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $1 अरब के आईफोन का निर्यात किया है। कंपनी के CEO टिम कुक का कहना है कि जुलाई-सितंबर की अवधि में एप्पल ने भारत में अब तक का सबसे अधिक राजस्व का रिकॉर्ड बनाया है। हम भारत में जो उत्साह देख रहे हैं उससे हम उत्साहित हैं। ये वर्ष एप्पल के लिए असाधारण रहा है। आईफोन की बढ़ती मांग के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में एप्पल की आय सालाना आधार पर 36% बढ़कर 66,700 करोड़ रुपए रही है। इस दौरान कंपनी ने 2,746 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। फार्मा क्षेत्र का CPHI और PMEC इंडिया एक्सपो का 17वां संस्करण मंगलवार से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में शुरू हो गया है। ये एक्सपो 28 नवंबर तक चलेगा। 2020 ने पूरी दुनिया को थाम दिया, लेकिन इसने भारत की दृढ़ता की परीक्षा भी ली। अनिश्चितता के इस दौर में हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने चुनौतियों का डटकर सामना किया। महत्वपूर्ण दवाइयां बनाने से लेकर कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे टीके विकसित करने तक भारत दुनिया की फार्मेसी बन गया। घरेलू स्तर पर 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी गई और वैक्सीन मैत्री के तहत 100 से अधिक देशों को भारतीय वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। हमारी फार्मास्यूटिकल निर्यात ने 2023 में $25 अरब का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवा आपूर्तिकर्ता बन गया। 3.2 लाख करोड़ के बढ़ते घरेलू बाजार के साथ सरकार का अनुसंधान और नवाचार पर फोकस निरंतर बना हुआ है। 2024 से 25 के बजट में मेक इन इंडिया के तहत फार्मा अनुसंधान और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कोविड से लड़ने से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाने तक भारत का फार्मा सेक्टर कई गुना बढ़ा है। यह न केवल दुनिया भर में जीवन को छू रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रहा है। और अब 17वें CPHI और PMEC इंडिया एक्सपो में इस अद्भुत यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। यह आयोजन उद्योग के दिग्गजों, नवाचारकर्ताओं और वैश्विक भागीदारों को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नए आयाम तलाशने का मंच प्रदान करेगा। मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रसिद्ध लेखक, प्रखर विचारक एवं राष्ट्रवादी चिंतक मुकुल कानितकर की पुस्तक बनाए जीवन प्राणवान का विमोचन हुआ। पुस्तक के विमोचन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के अलावा जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर,
स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह भी मौजूद रहे। मुकुल कानितकर का शिक्षा व्यवस्था को भारत केंद्रित बनाने के लिए अनुसंधान, प्रकाशन, प्रबोधन व प्रशिक्षण में विशद अनुभव है। बनाए जीवन प्राणवान नाम की किताब के विमोचन के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विज्ञान की एक सीमा है और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के जरिए दिखने वाली चीज़ ही सत्य है। यह अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। विज्ञान से इतर आध्यात्म की अलग दुनिया जिसमें भारतीय ऋषियों मनीषियों ने विश्व को अमूल्य ज्ञान राशि प्रदान की है। संघ प्रमुख ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए भारतवर्ष के पास विशिष्ट प्राण शक्ति है जिसका ध्येय विश्व कल्याण है। भारत की भी एक प्राण शक्ति है जिसको जो हमारे आंखों के सामने जो नित्य हम अनुभव करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कच्चे अहंकार पर चली गई है। हम पर भी वो 500 साल के संस्कार गहरे पड़े हैं, तो हमको वो दिखता नहीं है। हमारा भी वो प्राण है, वो जन जन में प्रकट होता है, छोटी छोटी बातों में प्रकट होता है। 22 जनवरी को प्रकट हुआ आश्चर्यजनक रूप से। विश्व में कई संकट आता है तो आज भी भारत दौड़ के जाता है। वो देश हमसे शत्रुता करता है कि हमारी मदद करता है, देखता नहीं। ये होता रहता है। इतना तो एक ही है, ऊर्जा तो एक ही है। उस ऊर्जा के साथ हम संबद्ध हो जाए तो वो सारी ऊर्जा हमारे माध्यम से काम करेगी कि इस पुस्तक के पढ़ने के साथ साथ राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयुक्त एक जागृति भी हमारे जीवन में इसी के साथ आ सकती है, आनी चाहिए। वो आए ऐसा हम सब प्रयास करें, क्योंकि आखिर प्राणवान होने के बाद यही ध्यान में आता है कि विश्व ही मेरा घर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2023 के FIPI तेल एवं गैस पुरस्कार प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने हाइड्रोकार्बन उद्योग के लिए किए गए सुधारों को रेखांकित किया। हरदीप पुरी ने कहा कि इन सुधारों में कच्चे तेल की आपूर्ति का विविधीकरण, गैस मूल्य निर्धारण सुधार और नो गो क्षेत्रों को खोलना शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अधिनियम में संशोधन और रिफाइनरी क्षमताओं का विस्तार करने और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 3 साल की संदर्भ अवधि में ईंधन की कीमतों में कमी जैसी उपलब्धियां ऊर्जा क्षेत्र में देश की प्रगति को परिलक्षित करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में LPG सिलेंडर की कीमतें दुनिया भर में सबसे कम हैं। हरदीप पुरी ने भारत ऊर्जा सप्ताह IEW 2024 के दूसरे संस्करण को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने घोषणा की कि भारत ऊर्जा सप्ताह IEW 2024-25 का अगला संस्करण आगामी 11 से 14 फरवरी तक दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। It's not that our energy consumption is increasing. The composition, the mix, that is changing. The 2014, a 1.5% biofuel blend. We had a 20% target for 2030. We are so confident now that we are able to complete it by October of next year. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की संख्या को लेकर एक वेब पोर्टल की रिपोर्ट को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। पोर्टल ने कुल डाले गए मतों और गिने गए वोटों के बीच 5 लाख से अधिक का अंतर बता दिया था। चुनाव आयोग ने इस दुष्प्रचार की हवा निकालते हुए बताया कि वेब पोर्टल ने जानबूझकर पोस्टल बैलेट की संख्या शामिल ही नहीं की। महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इसको लेकर पोर्टल के संपादक को पत्र भी लिखा है। चुनाव आयोग ने पोर्टल की रिपोर्ट को जानबूझकर गुमराह करने और सनसनी फैलाने का प्रयास बताया। दरअसल पोर्टल ने वोटर टर्न आउट ऐप के आंकड़े के आधार पर दावा कर दिया कि मतगणना में डाले गए वोटों से अधिक मतों की गिनती हुई है, जबकि ऐप में पोस्टल बैलेट का आंकड़ा शामिल नहीं होता। इस आंकड़े को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आसानी से देखा जा सकता है, जहां परिणामों में ईवीएम वोट और वैध पोस्टल बैलेट की अलग अलग संख्या दर्ज रहती है। महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने स्पष्ट किया कि सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम द्वारा 6,40,88,195 वोट डाले गए थे। इसमें उन 5,38,225 वोटों का आंकड़ा शामिल नहीं है जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से पड़े थे। चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद वेब पोर्टल के पास खेद जताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
पोर्टल को स्वीकार करना पड़ा है कि उसकी रिपोर्ट गलत थी और उसमें पोस्टल बैलेट की संख्या शामिल नहीं थी। गृह मंत्रालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए एनआईए ने मणिपुर हिंसा के 3 मामलों में जांच शुरू कर दी है। मणिपुर में बढ़ती हिंसा के बीच और अपराधों की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए को जांच सौंपने के निर्णय के बाद एनआईए ने 13 नवंबर 2024 को 3 मामले फिर से दर्ज किए थे। पहले मामले में बोरोब्रेका इलाके में 11 नवंबर को कई घर जला दिए गए थे और 2 लोग मारे गए थे। बाद में अज्ञात उग्रवादियों ने 3 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 6 लोगों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। दूसरा मामला जिरीबाम में स्थित सीआरपीएफ पोस्ट पर सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा हमले का है। तीसरा मामला जिरीबाम में 7 नवंबर को सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा एक महिला की हत्या से संबंधित है। एनआईए ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत इन मामलों को फिर से दर्ज किया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए एनआईए ने मणिपुर हिंसा के 3 मामलों में जांच शुरू कर दी है। इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमारे अनुरोध के बाद एनआईए ने मणिपुर हिंसा के 3 मामलों में जांच शुरू कर दी है। जल्द से जल्द अपराधियों को सामने लाया जाएगा। As per our request, from the NIA, from the Home Ministry, it has informed to us and has been sent out a press release informing that as per your resolution and your public demand, the NIA has taken up all 3 cases of the Jirebam incident, and the central government along with the state government have also started mass combing operation to arrest the culprit in Jirebam and the adjoining area, and will continue till the culprits are being booked. और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से